वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय न्याय दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहीं से जो है आज की क्लास का जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। परंतु न्याय दर्शन, जैसा मैंने ये कहा था ना कि भारतीय दर्शन शास्त्र में इसका महत्व किस बात के लिए है। भारतीय दर्शन शास्त्र में इसका महत्व इसकी तार्किक प्रणाली के लिए है। लेकिन यहाँ पर न्याय दर्शन को अच्छे से समझने के लिए आज मैं क्या करूंगा कि मैं न्याय दर्शन का तर्क शास्त्रीय प्रणाली, आज हम जो पढ़ने वाले हैं न्याय दर्शन की तर्क शास्त्रीय प्रणाली कि हम तुलना करेंगे किसके साथ, पाश्चात्य दर्शन की जो तर्कशास्त्रीय प्रणाली है। हालांकि पाश्चात्य दर्शन में भी विशेष तौर पर हम चर्चा करेंगे अरस्तु की तर्कशास्त्रीय प्रणाली की, ये इनके बीच में करेंगे। अरस्तु का क्यों इतना महत्व है? अरस्तु को कई बार अफलातून के नाम से भी बुलाया जाता है। हालांकि अफलातून जो थे वो अरब के जो है एक व्यक्ति थे जिनको कि बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि अरे बेटा बड़े अफलातून हो रहे हो, तो अफलातून दार्शनिक हैं और ये विशेष तौर पर क्रेडिट जाता है अरस्तु को, इनको कि लगभग हर विषय पर पकड़ थी। तो अरस्तु का प्रयोग हम लोग पहले भी जो है ईश्वर की सिद्धि आदि के लिए कर चुके हैं। कारण कार्य सिद्धांत में भी हमने अरस्तु का नाम दिया है। आज न्याय दर्शन के शास्त्र जो है हम चर्चा करेंगे। अब जब तर्क शास्त्र के इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम तर्क शास्त्र को समझें। थोड़ा सा बहुत मैं शॉर्ट में लेकर के जाऊंगा। तो तर्क शास्त्र में हम क्या देखते हैं कि तर्क शास्त्र जो होता है वह इसमें तर्क विद्या पर चर्चा होती है कि तर्क कैसे होना चाहिए, तर्क करने की विद्या सिखाई जाती है। अब ये वस्तुतः जो है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है अलग अलग दृष्टिकोण से। हम यहाँ पर सबसे पहले इसको आगमन तर्कशास्त्र, आगमनात्मक तर्कशास्त्र और निगमन तर्कशास्त्र या निगमनात्मक तर्कशास्त्र के रूप में, निगमन तर्कशास्त्र के रूप में हम बात करेंगे। आगमन के रूप में इसको हम इंडक्शन बोलते हैं और निगमन के तौर पर हम इसको डिडक्शन बोलते हैं। ये इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक, ये दो रूप में होते हैं। यह होता कैसे है? आगमन में हम विशेष आधार वाक्यों से, विशेष आधार वाक्यों से सामान्य निष्कर्ष की ओर ये बहुत अच्छे से समझिएगा। ये आप लोगों को जो सीसैट का पेपर है वहां पर भी मदद करे। सामान्य निष्कर्ष की ओर, ठीक है। वहीं पर अगर निगमन के बारे में बात करें तो यह क्या होता है? यह सामान्य आधार्य वाक्यों से, सामान्य आधार वाक्यों से विशेष निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। गलत हो जाता है। इस सामान्य आधार वाक्यों से
विशेष निष्कर्ष की ओर जाता हुआ आपको दिखाई दे। क्या यही एकमात्र डिफरेंस है दोनों के बीच में? क्या इसके आधार पर हम समझ लेंगे? क्या नहीं साहब, थोड़ा सा अभी इसमें जो है रुक करके सोचने की जरूरत है। एक और अंतर है, और वो क्या है, जरा इस पर हम आते हैं। वो ये है कि इसमें आधार वाक्य अनिवार्य रूप से निष्कर्ष पर नहीं हो, वरन आधार वाक्यों और निष्कर्ष के मध्य एक अंतराल रह जाता है, एक गैप रह जाता है। दिख रहा है ना स्पष्ट तौर पर आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूं? एक गैप जो है यहां पर हर हाल में बना रहे, लेकिन इसके उलट जिसे इंडक्टिव लीप कहते हैं, आगमनात्मक कुदान भी कहते हैं, और वो आपको जानने की जरूरत है। अगर वहीं पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं कि निगमन में आधार वाक्य अनिवार्य रूप से निष्कर्ष को अभिव्यक्त कर, यहां पर कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं। ये पेज चेंज कर लें हम लोग। ये बेटा ना, अब जरा उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आगमन का उदाहरण लें। मैंने एक्स की दुकान से पिछली बार शर्ट ली थी, शर्ट इस बार भी मैं एक्स की दुकान से शर्ट लूंगा,
तो शर्ट अच्छी होगी। ठीक है। अब एक दूसरा आधार वाक्य ले लें कि मैंने एक्स की दुकान से पिछली बार ए कंपनी ए ब्रांड की शर्ट ली। शर्ट अच्छी थी। तीसरा, वह शर्ट, अब जब वह कह रहा तो मतलब वही पुरानी बात जो है, ये दोनों बात जुड़ जाएगी। वह शर्ट 500 रुपए की थी, हालांकि आज की तारीख में 5 रुपए की कोई शर्ट अच्छी नहीं आएगी। मान लिया वह शर्ट 500 रुपए की थी। शर्ट अच्छी थी। तो निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि यह शर्ट की दुकान से, यानी कि एक्स दुकान से ए ब्रांड की 500 रुपए में, ये चौथा पॉइंट ले लें, अभी निष्कर्ष पर नहीं, चौथा पॉइंट ले रहे हैं। 500 रुपए में खरीदी है, इसलिए यह शर्ट भी अच्छी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हमने जो है कुछ आधार वाक्य दिए। गुड मॉर्निंग। तो यहां पर जो है, या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि उसी दुकान की, उसी ब्रांड की सभी जो शर्टें होंगी उस रेट की वह अच्छी। तो यहां पर हम किस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर जो हमारा निष्कर्ष है कि यह शर्ट भी अच्छी होगी, वह क्या हो रहा है कि कई आधार वाक्य लिए और उससे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। हम जितना ज्यादा आधार वाक्य, जितना ज्यादा समानता बढ़ाते चले जाएंगे, निष्कर्ष भी उतना बेहतर। अगर हमने केवल ये कहा होता है मैंने पिछली बार एक्स की दुकान से शर्ट खरीदी थी, अच्छी थी, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार भी हम उसी दुकान से खरीदें तो वह भी अच्छी निकलेगी। परंतु ये अनिवार्य रूप से अच्छी निकली जरूरी नहीं है, एक संदेह बना रहता है। हो सकता है पिछली बार वाली ठीक रही हो, इस बार वाली उतनी ठीक ना रहे। अब हमने एक और जोड़ दिया कि उसी दुकान से, उसी ब्रांड की हमने शर्ट खरीदी। ये अब आगे भी हम खरीदेंगे जब शर्ट, तो उसी दुकान की, उसी ब्रांड की तो अच्छी होगी। मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर आप लोगों को? तो अब फिर अगर उसी दुकान से उसी ब्रांड की खरीदी तो ये बेहतर होगी। बहुत सारा सही कह रहे हैं। है कि एक तीसरी बात भी जोड़ दीजिए आप इसमें, वो आप और क्या जोड़ देना चाहते हैं?
तो कहे कि अगर हम उसी रेट की जोड़ दें, अब उसी रेट के अलावा उसी साइज को जोड़ दें, उसी कलर को जोड़ दें, उसी बैच का जोड़ दें, जितना ज्यादा हम चीजों को जोड़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा निष्कर्ष हमारा पुख्ता होता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और क्या इस तरह से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि नहीं अपने जीवन में? निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए। तो इसको कौन सी विधि कहते हैं निष्कर्ष निकालने की, तर्क करने की? ये कौन सी विधि कहलाती है? आगमन विधि। अब जरा हम निगमन पर चलते हैं। निगमन कैसे काम करता है? तो निगमन जो होता है, इसमें आगमन में मुख्य रूप से क्या है, हम उदाहरणों के जरिए आगे बढ़ते हैं। अब निगमन का उदाहरण देखें कैसे। चलिए कलर चेंज कर देते हैं निगमन के लिए। जैसे निगमन का उदाहरण, अब निगमन में कल हमने एक उदाहरण देखा तो उसी उदाहरण को हम ले लेते हैं कि सभी दुल्हने दहेज हैं, सभी दुल्हने दहेज हैं। नंबर 2 का क्या है कि सभी दहेज पाप है। इसलिए क्योंकि जगह नहीं बची है, ये यहां पे कर दे रहा हूं, इसलिए सभी दुल्हने क्या हो जाएंगी, सभी दुल्हने पाप, यानी कि दुल्हन लेना क्या है, पाप है। अब सारा समझ में आ रही है बात? दुल्हने क्या होती हैं? दुल्हन अगर पाप है सर, शादी ही पाप होनी चाहिए फिर। नहीं बेटा, ऐसे एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, तो जहर कौन पिएगा? भगवान शिव पिएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ही संसार का कल्याण है। तो अब अगर दुल्हने पाप हैं तो दूल्हा क्या हुआ फिर? भगवान शिव हो जाएगा। ठीक है ना? किसी को डाउट? अब इसी को हम निगमन का एक और उदाहरण लेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यहां पर जो कहा जा रहा है और यहां जो निष्कर्ष निकल रहा है, इस आधार वाक्य से ये निष्कर्ष निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सत्य भी हो। यह सही तो है, लेकिन यह सच हो यह जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? इसी को हम लिख सकते हैं कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्लियां घोड़ा हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल जाएगा कि सभी कुत्ते घोड़ा हैं। अब जाहिर सी बात कि इनमें से कोई भी बात सत्य नहीं हो सकती है। ना तो कुत्ता बिल्ली होगा, ना तो बिल्ली घोड़ा होगी, और ना तो कुत्ता जो है फिर घोड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ सही है, ये एक प्रेम है,
इसमें कंटेंट से मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मल फ्रेम भर है। ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, देन ऑल ए इज सी, यही इसका फॉर्मेट है। हालांकि ऐसा नहीं, इसमें और भी जो है एग्जाम्पल बन सकते हैं। हम लोग तर्क शास्त्र नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपको मोटा मोटा एक बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं जरा इसको और घुमाऊं, आप लोग घूमने के लिए तैयार हैं? अब पाश्चात्य दर्शन में, अब यहीं पर समझिएगा, आगमन और निगमन का भेद समझ में आ गया। पाश्चात्य तर्कशास्त्र या अरस्तु का तर्कशास्त्र, यहाँ पर पाश्चात्य तर्कशास्त्र हम किसको ले रहे हैं? अरस्तु। तर्कशास्त्र में आगमन और निगमन तर्क का भेद है। आगमन और निगमन तर्क का भेद, परंतु न्याय दर्शन में आगमन और निगमन का अंतर आगमन और निगमन का भेद नहीं, ठीक है। एक तर्क हम लोग के सामने ये आ गया कि आगमन और निगमन का भेद अरस्तु करते हैं, लेकिन आगमन और निगमन का भेद न्याय दर्शन। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? ये जो आपने अभी बताया आगमन और निगमन का जो भेद है, ये पाश्चात्य तर्कशास्त्र से। हाँ, न्याय दर्शन ने स्वीकार नहीं, न्याय दर्शन में दोनों को मिला दिया। तर्क शास्त्र का एक अन्य वर्गीकरण, तर्क शास्त्र का यह एक अन्य वर्गीकरण क्या कहलाता है, इस पर आते हैं। यह कहलाता है आकारात्मक और आत्मक तर्क। आकारात्मक, क्रियात्मक। अब आकारात्मक को क्या बोलेंगे? फॉर्मल। और द्रव्यात्मक को क्या बोलेंगे? मैटेरियल, ठीक है। आकारात्मक और द्रव्यात्मक में ये जो फॉर्मल और मैटेरियल बोला जा रहा है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है कि यहां पर तर्क में निष्कर्ष की वैधता या अवैधता का प्रश्न उठता है, यानी कि वैलिडिटी या इनवैलिडिटी। का प्रश्न,
ठीक है ना। यहाँ पर वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का प्रश्न, यहाँ पर सत्य या असत्य का प्रश्न नहीं। सत्यता या असत्यता का प्रश्न नहीं। जैसे अभी जो हम लोगों ने निगमन में एक अंतर किया था, एक उदाहरण लिया था, सभी दुल्हने दहेज हैं, सभी दहेज पाप है, इसलिए सभी दुल्हने पाप हैं। तो यहाँ पर सभी दुल्हने पाप हैं, यह वैलिड या इनवैलिड है? आप दुल्हन की जगह दुल्हा रख दीजिए, दहेज की जगह जो है आप मिठाई रख दीजिए कि सभी दुल्हा मिठाई हैं, सभी मिठाई डायबिटीज की बीमारी देती है, इसलिए सभी दुल्हा डायबिटीज की बीमारी देती है। क्या यह सही है या ये सत्य है कि यह असत्य है? जो निष्कर्ष आपको मिला, मैं नहीं पता। बहुत सिंपल सी बात, यह सिर्फ और सिर्फ यह बता रहा है कि जो आपने बात कही है वह बात वैलिड है कि नहीं है। वैलिडिटी या इनवैलिडिटी का प्रश्न तो उठेगा, और वैलिडिटी का मतलब क्या कि ऊपर जो बात कही गई है उससे नीचे वाली बात साबित हो सकती है या नहीं। अब वह कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर क्वेश्चन वैलिडिटी का उठता है, ट्रूथनेस का नहीं उठता। लेकिन इसी की जगह ये जो अभी आपने आगमन और निगमन देखा, वह इसी का निगमनात्मक तर्क इसी प्रकार का। ठीक है। अब दोबारा आइए, द्रव्यात्मक में आइए, फिर से पेन का कलर चेंज कर दिया जाए। तो द्रव्यात्मक में अब दोबारा क्या शब्द लिया जाएगा? यहां पर हम कहेंगे, यहां तर्क की सत्यता या असत्यता का प्रश्न हो। का प्रश्न हो, वैधता या अवैधता का प्रश्न। यह कैसे काम करता है इसका भी कैसे? ए और बी, अब यदि ये दोनों सत्य हैं, यदि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो निष्कर्ष क्या होगा? दोनों, अगर एक बात कही गई ए और दूसरी कही गई बी, ये दो अलग अलग वाक्य हैं। यदि राम जाता है, यदि राम घर जाता है, यदि शब्द नहीं, राम घर जाता है और घर पर खाना खाता है, ठीक है। तो अगर दोनों बात सही होगी तो ही मेरा निष्कर्ष सही होगा
अगर इनमें से एक बात भी गलत हो गई, मान लीजिए कि यह असत्य हो जाए, फॉल्स हो जाए, और ये ट्रू रहे, तो पूरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स ही रहेगा। अगर ये दोनों फॉल्स रहे तो भी यह फॉल्स रहेगा। यानी कि केवल एक ही कंडीशन है कि जब दोनों सत्य रहें। जैसे कि यदि राम, यदि शब्द नहीं इसमें रखना है, और बात गलती करता हूं, राम घर जाता है और राम खाना खाता है। अब पहली बात जो है गलत हो जाए कि राम घर नहीं जाता है, तो दूसरा सही रहने के बावजूद भी पूरा स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मैथ्स के फॉर्मूले की तरह सब मैथ्स के फार्मूले की तरह है, सब मैथ्स के फार्मूले की तरह। पहले भी जो निगमन शास्त्र देखा था, क्या वहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को सामने रख करके निष्कर्ष नहीं निकाल देते हैं? तो लॉजिक जो है वो मैथ्स की मम्मी है। मैथमेटिक्स भी ये मानती है कि लॉजिक इज द मदर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है? तो डिडक्शन में भी, और मैथ्स जो होता है, मैथ्स क्या होता है, मैथ्स केवल वैलिडिटी पर काम करता है। मैथ्स ट्रुथ या फॉल्स पर काम नहीं करता है। ठीक है? पर लॉजिक वैलिडिटी पर भी काम करता है, और लॉजिक के ट्रुथ या फॉल्स होने पर भी काम करता है। तो लॉजिक बहुत बड़ा है। लॉजिक और मैथ्स का जो रिश्ता है, आप एक सवाल कर सकती हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये भैया आपका जो है, अगर मैथ्स है तो यह क्या है, यह लॉजिक है। इसीलिए मैं बहुत जोर देता हूं कि हर एक व्यक्ति को, अगर वह वस्तुतः ज्ञान पाना चाहता है इस दुनिया, तो उसे दर्शन शास्त्र हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर दर्शन शास्त्र आपने नहीं पढ़ा तो आप नीरे, मूर्ख, गधे और बेवकूफ। दर्शन शास्त्र आपकी सोचने समझने की क्षमता में खास कर, आपने अगर जो है आज तक आप लोगों ने एक आंसर रोज लिखा होता, आधा घंटा निकाल, तो अब तक आप लोगों की याददाश्त शक्ति में कम से कम 200 गुना की वृद्धि हो जाए। ये एक महीने प्रैक्टिस करके देखिए आप, कि रोज फिलॉसफी का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपकी तर्कशास्त्र, आपकी याददाश्त शक्ति एक महीने के अंदर 50% से भी ज्यादा की वृद्धि आ जाएगी। जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, वह लॉजिक फिलॉसफी पढ़ करके आपकी बुद्धि में बहुत 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 अधिक विकास। और अगर आपने 2-3 साल तक लगातार लॉजिक पढ़, फिलॉसफी पढ़ गई, तो आपकी बुद्धि आइंस्टीन और न्यूटन को भी पार कर। आप कहिए सर, आप तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, आपकी बुद्धि काहे नहीं? बीच में छोड़ दिया था। अन्यथा एक समय ऐसा था, जैसे वो शकुंतला देवी मैथमेटिशियन वगैरह नहीं है, 8 अंक 10 अंक की जो है गुणा भाग करना हो, तो मुझे कभी भी समय नहीं लगता था, ना ही मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ती। मैं सुनता था सवाल को और जवाब मेरे मुंह से निकलता था। बड़े बड़े क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के जो है 10वीं 11वीं 12वीं की जो थे, लोग बोलते थे और मैं उनका उत्तर दे देता था। ये ऑनलाइन जाएगा, पुराने स्टूडेंट्स होंगे, तो वो अगर इसको सुनेंगे तो वो बता सकते हैं मैंने किस लेवल पर काम किया हुआ है। तो वही हुआ कि बीच में लंबे समय तक फिलोसफी से दूरी हुई, पॉलिटिक्स वगैरह में घुसा, उसमें समझने की क्षमता ही कुंद हो गई।
और इसीलिए देश के राजनेता फिलोसफी नहीं चाहते कि इस देश का जनता हो। ये समझ में आए। चलो एक दो उदाहरण और लेते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण मैं और ले लूं कि या तो ए सत्य है या ई सत्य है। ये या की निशानी, आप लोग को निशानी नहीं दे। या तो ए या तो ई। अब अगर ये सत्य है और हम कहें कि यह भी सत्य है तो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्य या तो ए होगा या बी होगा। हम कहें कि यह भी असत्य है और यह भी असत्य है तो भी हमारा निष्कर्ष असत्य है। हम कहें कि एक सत्य है और दूसरा असत्य है, कहेंगे यह निष्कर्ष सही है। यह वाला सत्य है और यह असत्य है तो भी निष्कर्ष सही। यानी कि हम ये कहें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि या तो भारत जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। या तो भारत जीतेगा, नहीं तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। यही है ना। तो अब हमने कहा कि एक मैच में जिसमें भारत भी जीत गया ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया, तो क्या हमारा निष्कर्ष सही है? हमने कहा कि भारत भी हार गया और ऑस्ट्रेलिया भी हार गया, क्या हमारा निष्कर्ष सही है? भारत जीत गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया, निष्कर्ष सही है। भारत हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, निष्कर्ष सही है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर हमें कंटेंट की सत्यता पर काम करना है। यहां पर कंटेंट काम करेगा। और जो आगमन निगमन हमने शुरू में देखा था कि घोड़ा हाथी बिल्ली वाला, उसमें क्या था? उसमें सिर्फ फॉर्मेट है, उसमें उसकी सत्यता का प्रश्न नहीं उठता है। अफसाना, कोई छींटे बीटे मारो भाई इस लड़की को, बेहोश वगैरह हो गई। अनिका, जी सर। होश होश में बाकी है? सर हाँ जी। पक्का? सर हाँ जी। पूरी बात समझ में आई? सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ना तो स्टार्टिंग का समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। प्रीति, क्या तुम जो है तर्कशास्त्र के दोनों रूप को समझा सकती हो बोल करके ही? आगमन और निगमन सर। पहले आगमन निगमन समझा दो, फिर आकारात्मक और द्रव्यात्मक समझा दो। तब तक मैं पानी पी करके आ जाता हूँ, लोगों का रिवीजन हो जाएगा एक बार फटाफट। आज मैंने इतना ही पढ़ाया है बेटा, एक बार रिवीजन फटाफट करा दे। सर ने आज ये बताया कि सर आज ये बताया न्याय दर्शन का जो तर्कशास्त्रीय प्रणाली है और अरस्तु की तर्कशास्त्रीय प्रणाली, इसमें जो क्या अंतर है इसको बता रहे हैं। तो पहले से हमें तर्कशास्त्र को बताया जिसमें दो भेद है, आगमन और निगमन। आगमन को इंडक्शन इंग्लिश में बोला जाता है और निगमन को डिडक्शन। आगमन के अंदर ये बताया सर ने कि उसमें जो आधार वाक्य है उसको विशेष मानते हुए निष्कर्ष सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और आधार वाक्य अनिवार्य रूप से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, बल्कि उनके बीच में एक गैप आ जाता है। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के लिए समझे तो सर ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जैसे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो हम किसी दुकान से एक कपड़ा खरीदा, जैसे मैंने उस दुकान से एक शर्ट ली, शर्ट अच्छी थी, फिर शर्ट से हम दोबारा उस दुकान पे गए, फिर हमने एक दूसरे ब्रांड की शर्ट ली, हमें वो भी अच्छी मिली, फिर हम तीसरी बार उस दुकान पे गए, हमने कोई मतलब अमाउंट रखा जैसे 500-600 की, हमने शर्ट ली, वो भी अच्छी निकली। तो इन तीनों आधार वाक्यों को देखते हुए हम निष्कर्ष निकाला कि हमने अब तक जो भी लिया वो अच्छा है। तो इसका मतलब निष्कर्ष में ये निकला जो अब हम शर्ट लेंगे
वो भी अच्छी होगी। ठीक है? और निगमन निगमन विधि में सर ने बताया कि सामान्य आधार वाक्यों से विशेष, क्या आपने आगमन विधि बताई ना? हाँ, आगमन में जिसमें विशेष आधार वाक्य है। हाँ, तो आपने कहा कि आगमन में जो आधार वाक्य है और निष्कर्ष है उसमें गैप आ जाता है। हाँ, तो इसमें गैप कैसे आ गया, मतलब मेरी समझ में नहीं आया। मैं अगर हमने शर्ट ली तो वो शर्ट हमारी सारी अच्छी थी, तो हमारा निष्कर्ष निकला कि आगे हम जो भी खरीदेंगे वो अच्छा ही होगा। हाँ, तो इसमें ये कहता है ना कि हमने वहां से 3 चीजें ली है ना, 3 बार हम वहां गए हैं, और इसमें जबकि निगमन में कोई 3 बार जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार हम गए होंगे तो हमने शर्ट ली उस दुकान से, हमने उसी ब्रांड की ली, हमने उसी रेट में लिया। हमने क्या किया कि जो समानता के आधार हैं, समानता के उन आधारों को हमने धीरे धीरे करके बढ़ा दिया। तो जितने आधार बढ़ा देंगे समानता का, तुम जाओगी अगर प्रीति, तो क्या करोगे, पहले शर्ट खरीदोगी एक्स की दुकान से, फिर दूसरी बार जाकर के ब्रांड की खरीदोगी, कि जब तुमने खरीदा तभी ब्रांड की रही होगी, तभी तुमने रेट दिया होगा। मैंने सिर्फ दोनों शर्टों में समानता का आधार बढ़ा दिया। प्रीति, मैं चाहूंगा कि संदीप, अनूप, सभी लोग डिस्कस करो भाई। सर ये जो गैप की बात आई है, इसमें गैप कैसे हुआ कि जो आधार वाक्य है क्या ऐसा होता है अनिका कि तुम एक ही ब्रांड की चीज उसी रेट पर 2 बार 3 बार खरीदो और 2 बार अच्छी निकले, एक बार वो खराब भी निकल सकती है? ऐसा हुआ है कि नहीं तुम्हारे जीवन में कभी? सर? तो इसका मतलब ये है कि समानता के चाहे जितने आधार निकाल लें, हमेशा वही निष्कर्ष निकले ये जरूरी नहीं है। इसी को आगमनात्मक कुदान कहते हैं, इंडक्टिव लीप कहते हैं। समझ में आ गया दीदी, हाँ बतिया बेटा, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सुन रहा हूँ। तुम पूरा क्लियर करो, तुम दोनों लोग आपस में डिस्कस करो, मैं सुन रहा हूँ। निगमन में सर ने बताया कि सामान्य आधार वाक्य से विशेष निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। आधार वाक्य जो है अनिवार्य रूप से निष्कर्ष को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे सर ने जो कल एग्जांपल दिया था, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, तो इसका जो कंक्लूजन आया था ऑल ए इज सी। तो इसमें यही फिर एक और एग्जांपल सर ने दिया था कि जैसे सभी दुल्हनें दहेज है, सभी दहेज पास है। तो कल सर ने जो एग्जांपल दिया था, इसमें क्या है, विशेष आधार वाक्य की आधार वाक्य से विशेष निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। ये निगमन विधि है। निगमन विधि है। फिर उसके बाद सर ने बताया कि पाश्चात्य तर्कशास्त्र में इस विधि को माना है और न्याय दर्शन में इसको नहीं मानते हैं, इसका ये नहीं माना है न्याय दर्शन में। फिर सर ने इसका अन्य वर्गीकरण जो बताया, आकारात्मक जिसको फॉर्मल बोलते हैं और द्रव्यात्मक जिसको मटेरियल बोलते हैं। आकारात्मक में सर ने बताया कि निष्कर्ष की वैलिडिटी इनवैलिडिटी का प्रश्न उठता है, इसमें ट्रू और फॉल्स का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो द्रव्यात्मक है। सकारात्मक, तो अकारात्मक है, उसमें उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, तो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का प्रश्न उठता है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि सभी दुल्हनें दहेज हैं, सभी दहेज पास है, सभी दुल्हनें पास है। ये सच है या नहीं है, इसको हम नहीं मान सकते। हाँ, ये वैध है अवैध है, इसको देख माना जा सकता है, इसका प्रश्न उठ सकता है। और वहीं अगर द्रव्यात्मक में देखें, इसमें सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठता है, वैधता और अवैधता का नहीं होता। जैसे सर ने अभी एग्जांपल दिया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का, दोनों जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते, दोनों हार सकते हैं तो भी निष्कर्ष आएगा गलत है, एक जीत सकता है एक हार सकता है तो इसका निष्कर्ष सही आएगा। ठीक है, आ गया समझ। प्रीति, आप मुझे जो आपने लिखा आप एक बार मुझे सेंड कर दोगे? हाँ, आप भेज देना क्लास के बाद में।
अब क्लियर है सबका? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए। इसको गैप गैप वाला। गैप वाला बेटा बस इसी को समझ कि तू जो है एक ही दुकानदार से बैगन खरीदती है रोज। जब रोज बैगन खरीदती है उसी रेट पर उसी दुकानदार से वही जो है, जो भी बैगन पसंद हो, गोल वाला लंबा वाला है, कई तरह के बैगन आते हैं ना, गोल लंबा कांटे वाला छेद वाला। तो हमने मान लिया कि लंबा वाला बैगन तुमको पसंद है कि जब मन चाहे सब्जी बनाओ, जब मन चाहे उसका जो है भरवा बना लो। तो तुमने जो है लंबा वाला बैगन खरीदा और तुम 2 बार खरीदी, दोनों बार अच्छा निकला, लेकिन और उसी दुकान से उसी रेट पर खरीदा, लेकिन तीसरी बार जब तुमने खरीदा तो उस बैगन में तुमको कीड़े निकल आए। तुमने तो अपने आधार बात की जितने भी तुम्हें जो है समानता थी, तुमने हर बार वो टटोला, लेकिन तीसरी बार में वो खराब निकल गया। जरूर यहाँ पर अनिवार्य रूप से आगमनात्मक में, अच्छा इसमें क्या होता है कि आप चाहे कितने आधार वाक्य बढ़ा दीजिए, पर निष्कर्ष को हर हाल में जो है वही निकालेगा हर बार, यह जरूरी नहीं। इसी को इंडक्टिव लीप है। कभी हुआ है कि तुम्हारे भी बैगन खराब निकले हों, कीड़े बीड़े निकल आए हों? हो सकता है कि हुआ है। तो बैगन नहीं लाती। बैगन नहीं लाती तो क्या लाती है? मैं जाती हूँ उनसे। मैं कोई भी जाता हूँ। भिंडी घिया। खराब निकला कि नहीं निकला कभी? हाँ सर निकलता है। तो वही चीज, वही जो प्रैक्टिकल लाइफ का है, या द्रव, और उसको आकारात्मक नहीं बोलते हैं, आकार शब्द से बना है, आकार नहीं है, आकारात्मक। मैंने सकारात्मक लिखा। और नहीं आ है रे बेटा, सर लिया थी। ठीक है ना? सबको क्लियर है? ये सर। चलिए, अब यहाँ पर जो है ये समझना होगा कि जो भारतीय न्याय शास्त्र है, ठीक है, एक पेज और हम लोग नया ले, और इसमें हम क्या लिखेंगे कि अरस्तुकृत पाश्चात्य तर्कशास्त्र के विपरीत न्याय दर्शन के अरस्तुकृत पाश्चात्य तर्कशास्त्र के विपरीत न्याय दर्शन के तर्कशास्त्र में आकारात्मक और द्रव्यात्मक सकारात्मक और द्रव्यात्मक तर्क में भी भेद नहीं है, बल्कि इनका वर्ण इनका सुंदर नहीं है। वर्ण इनका सुंदर
ऑल क्लियर? अब एक तीसरा अंतर मैं आप लोग को बताऊं। दो अंतर मैंने बता दिया। आज सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, कारण ये कि इसको फिर जो है बैठ करके एक दो बार आप लोगों को समझना होगा, ठीक है? फिर जब कल क्लास लूंगा, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पूरा का पूरा जो है अनुमान समाप्त करूं, ठीक है? अनुमान समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ, कारण कार्य समझ में आ जाए, अनुमान समझ, बहुत कुछ आप समझ। अब तीसरा अंतर क्या है? पाश्चात्य तर्कशास्त्र में तीन पद और तीन वाक्य होते हैं। कहां पर? निगमनात्मक, निगमनात्मक, परंतु न्याय दर्शन के तर्क में अनुमान प्रमाण में पांच तर्कवाद, परार्थानुमान, यहाँ पर हेडिंग डाल, परार्थानुमान, जबकि पद तीन ही हो, पद तीन ही हो। अब ये कौन कौन से होते हैं जरा इनको समझिए। पाश्चात्य, निगमनात्मक, तर्क में पाश्चात्य निगमनात्मक तर्क क्या होता है? तभी उन्होंने दहेज, तभी दहेज पाप है, इसलिए तभी दुल्हने पाप है। इतने आधार वाक्य हुए इसमें, निष्कर्ष तो कितने वाक्य हो गए? तीन वाक्य हुए। संदीप, आपकी समझ में बात आ रही है? तो लिख सकते हैं इनमें वाक्य कितने हुए? वाक्य तीन।
तो आधार वाक्य, एक निष्कर्ष। अब जरा यहां पर आप देखिए कि अब पद कितने हैं, तो पद इसमें कितने हम लेकर के चलेंगे, तो पद 3 है। कौन कौन से? दुल्हन, दहेज और पाप। दुल्हन, दहेज और पाप। तो इसमें से दहेज को क्या बोलते हैं हम? मध्य पद। मध्यम पद या मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। दुल्हन को क्या बोलेंगे? मेजर टर्म। कल मैंने बताया था ये बात, साध्य। सर आपने बताया था जो निष्कर्ष मतलब जो बाद में उसको बोलेंगे ना मेजर, पहले जो आएगा उसको माइनर बोलेंगे। इसको पाप। इसको क्या बोलेंगे? माइनर टर्म में बोलेंगे। क्लियर है? किसी कोई डाउट है? सर आपने एक एग्जाम्पल में दिखाया था, देखो ये लिखाया था ना जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और फिर पर्वत पर धुआं है, पर्वत, फिर इसका निष्कर्ष निकला था पर्वत पर आग है। तो आपने फिर लिखाया था धुआं जो है वो मिडिल टर्म में। मैंने ये कहा था कि दोनों को एक जैसा बैठाया नहीं जा सकता है, और मैंने कहा था कि दोनों के बीच का एक अंतर है जो कल मैं सही स्पष्ट करूंगा। लेकिन कल दुल्हन दहेज वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने, उसमें तो सिर्फ यही है। ठीक है। कल मैंने ये कहा था ना कि ये एक अंतर रह जा रहा है जो मैं कल बता पाऊंगा, कल तो प्रयोग किया था ना। आज मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं कि क्या दिक्कत, ठीक है। ये आपका जो है इस तरह से डिवीजन हुआ। अब यहां तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब आइए न्याय तर्क शास्त्र में। अब क्या होता है न्याय तर्क शास्त्र में? वस्तुतः अनुमान, ये भी थोड़ा सा मैं अंतर लूंगा। अनुमान दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक को कहते हैं स्वार्थानुमान, मतलब स्वयं के लिए अनुमान। और दूसरे को कहते हैं परार्थानुमान। किसी अन्य को अनुमान प्रमाण देना, अन्य को अनुमान प्रमाण देना। मैं 1 मिनट में फिर से ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं।
हाँ जी, सभी लोग मौजूद हैं। सर। ठीक है संदीप। हाँ। तो अब स्वार्थानुमान क्या है, इसकी विशिष्टता क्या होती है कि इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं। इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं। अरे भैया, खुद ही देख करके खुद समझ लीजिए कि क्या आप तर्क करते हैं? नो सर। नहीं करते ना, तो इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं। अच्छा, वो जो आगमनात्मक कुदान का जो है आप उदाहरण पूछ रहे थे, उसका एक और बड़ा बढ़िया रियल एग्जांपल दो। सर। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हुआ करते थे, सारे भाई बहन। तो जो इस गली मोहल्ले में रहते थे, उसमें लोग हम लोगों की नकल उतारते थे कि ये कैसे पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों ने हम लोगों को देखा, ऑब्जर्वेशन होता है आगमन में, कि ये सभी लोग चाय खूब पीते हैं। तो उन्होंने कहा भैया हम भी चाय पियेंगे। अब उस सबने चाय पीना शुरू कर दिया, हमारी एज के लड़कों ने। हम कितना चाय पीते हैं, होता क्या था कि बाकी लोग दिन भर में 1 कप चाय पीते थे, तो हम 4 कप चाय पीते थे। पर लोग उस 4 के मुकाबले 16 कप पीना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि चाय पीने से बुद्धि आती है। फिर लोगों ने देखा कि हम रात में पढ़ते हैं, तो लोगों ने रात में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या चाय पीने से और रात में पढ़ने से वस्तुतः बुद्धि जो है तेज हो जाएगी? नहीं, उल्टा बैठ जाएगी। हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि हमारे पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और विद्वान ही नहीं थे, एक बहुत अच्छे टीचर थे। दो चीज होता है, हर एक विद्वान व्यक्ति अच्छा टीचर हो ये जरूरी नहीं, और हर अच्छा टीचर बहुत विद्वान हो यह भी जरूरी है। टीचिंग विद्वता और प्रेजेंटेशन की कला, प्रस्तुतिकरण का मिश्रण होता है। टीचिंग एक आर्ट है। तो वो हम लोगों को पढ़ाते थे, हम लोग की पढ़ाई पर जो है मॉनिटरिंग करते थे, और अलग अलग जो है तरीके बताते थे, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को प्रोसेस को तेज करते थे। तो अब लोगों ने देखा कि अच्छा ये चाय पीते हैं, ये रात में पढ़ते हैं, तो हम भी चाय पियेंगे, हम भी रात में पढ़ेंगे। तो ये तेज हो गए तो हम भी तेज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ। क्योंकि आधार वाक्यों के होने के बावजूद भी निष्कर्ष में एक उदाहरण बचा रह गया। फिर एक ने कहा कि और पूछे, तो उसने हमसे कहा कि भैया तुम कैसे पढ़ते हो? वही किताब हम भी पढ़ रहे हो, वही किताब तुम भी पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा कि काम करते हैं कि हम जो है किताब को जला करके उसकी जो राख बचती है उसे चाय में घोल करके पी जाते। ये मैंने व्यंग में कहा था। उसके 2-3 महीने बाद मैं व्यंग मार करके भूल गया, मजाक करके। व्यंग नहीं था, मजाक था, तो मैं मजाक करके मैं भूल गया। 2-3 महीने बाद उसने मुझसे मेरी ही किताब मांग ली। तो लगा होगा कि मेरी किताब में कुछ विशिष्ट गुण होंगे, सिद्ध वगैरह हो गई होगी किताब पढ़ पढ़ करके। और फिर जब मैंने उससे कई बार किताब मांगा, नहीं मिला, बीच में वो बीमार काफी रहा, तब उसके कजन भाई ने मुझको बताया कि तुम्हारी किताब को जला करके घोल करके पी गया है शरबत में, जिसकी वजह से ये बीमार काफी रहा है, तो बड़ा इलाज चला है। तो अब क्या हुआ कि निष्कर्ष निकालने की जद्दोजहद के बावजूद कहीं ना कहीं गैप बना रहा। यह आगमनात्मक निष्कर्ष का बड़ा उदाहरण। हालांकि तीसरा वाला तो फैक्ट ही गलत था, लेकिन बाकी दो तो सही थे। हम भी चाय पीते थे, हम भी रात को जगते थे, और हम पढ़ने में ज्यादा तेज थे। और हम रट्टाफिकेशन पे नहीं, हमारे पिताजी ने हम लोगों को रट्टाफिकेशन नहीं करवाया, सारे सब्जेक्ट्स में ही पढ़ा। तो रट्टाफिकेशन नहीं करवाते थे, बल्कि वो क्या करवाते थे,
चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराते थे और उसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके बताते। इसकी वजह से वह ऐसी उदाहरण देते थे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल। तो आगमनात्मक उदाहरण का ये एक और एग्जाम्पल मैंने दिया। अब आते हैं स्वार्थानुमान। कि क्या स्वार्थानुमान में आपको कोई तर्क देना होता है? पहाड़ पर धुआं देख करके वहां आग है, आपने अनुमान लगा लिया, आपने कोई तर्क नहीं किया इसे। लेकिन परार्थानुमान, यहां पर प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब यहीं पर आप समझिएगा कि परार्थानुमान में अरस्तु के विपरीत मैं थोड़ा और इस सेंटेंस को सही कर दूं कि अरस्तु के 3 वाक्यों के विरुद्ध 5 वाक्य। इसलिए मैं ये काट करके थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूं। इन्हें क्रमशः प्रतिज्ञा, नाम दिया है। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि मध्यम पद को आप हेतु पद भी कह सकते हैं। ये कल मैंने आप लोग को कई बार बताया था, इसके सारे जो दिए थे, तो इसको हेतु पद भी याद रखिएगा। व्याप्य पद और बहुत सारे नाम दिए थे। तो प्रतिज्ञा हो गया, प्रतिज्ञा के बाद अगला हेतु शब्द, चूंकि हेतु शब्द ज्यादा व्यवहार में लाया जाता है भारतीय भाषा, इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूं। हेतु के बाद तीसरा उदाहरण कहलाता है। चौथा उदाहरण के बाद आपका उपनय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनय। और पांचवा क्या कहलाता है? पांचवा निगमन कहलाता है। ये 5 जो है होते हैं, कैसे प्रयोग में कैसे आते हैं, तो इन सब को जरा देखते हैं। पर्वत आग वाला है, यानी कि पर्वत पर आग है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखूं कि पर्वत पर आग है। मैंने कल कहा था कि सबसे सरल हिंदी लिखना चाहिए लोगों को। तो यह प्रतिज्ञा है। इसमें क्या करते हैं? प्रतिज्ञा में क्या किया जाता है कि प्रतिज्ञा में सिद्ध की जाने वाले वस्तु क्या
वस्तु का निर्देश। दूसरा, इसमें दूसरा जो आधार वाक्य क्या बनता है, क्योंकि वह धूम्रवान है, पर्वत पर धुआं है। यह क्या है, यह हेतु वाक्य, यह प्रतिज्ञा वाक्य है, क्या हेतु वाक्य। हेतु वाक्य में क्या होता है, हेतु वाक्य में अनुमान को सिद्ध करने वाले कारण निर्देश होते हैं। अनुमान को सिद्ध करने वाले कारण का कारण क्या है, धुआं का निर्देश है। फिर चलिए आगे चलते हैं, पैरा चेंज करते हैं। तीसरे को हम क्या बोलेंगे, तीसरा हमारा होता है उदाहरण। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। कैसे, रसोई घर में ये कौन सा हुआ है, ये उदाहरण वाक्य। अब देखिए, पाश्चात्य दर्शन में उदाहरण वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, कारण कि वह प्योर निगमनात्मक है और फॉर्मल है, आकारात्मक है। लेकिन जो न्याय दर्शन है वह निगमन के साथ आगमन भी है, इसलिए उदाहरण बढ़ते हैं, आधार वाक्य बढ़ता है, और वह आकारात्मक के साथ द्रव्यात्मक भी है। न्याय दर्शन, उसमें एक्चुअल एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में जो निगमन है वह द्रव्यात्मक नहीं है, एक्चुअल उदाहरण की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती, इसलिए यहां पर संख्या बढ़ जाती है। ठीक बात है ना। उदाहरण वाक्य में क्या होता है, कि हेतु और साध्य के मध्य जो नियत साहचर्य, का निर्देश, का निर्देश उदाहरण सहित ये बताते हैं कि केवल पर्वत पर ही जो है धुआं आग के कारण नहीं है, जहां जहां पर हमको धुआं दिखाई देगा वहां वहां पर आग होगा, जैसे कि रसोई घर में होता। फिर चौथा कौन सा होता है,
चौथा जो है उसे कहते हैं उपनय। इसको कैसे लिखते हैं? पर्वत पर हुआ है, इसका आग के साथ, अन्य शब्द नहीं हम प्रयोग कर रहे हैं, आग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका आग के साथ नियत साहचर्य। देखिए स्पष्टीकरण बढ़ा रहे हैं, यह क्या है? उपनय वाक्य। तो उपनय वाक्य में क्या होता है? इसमें व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट यानी कि पर्वत पर हुआ, विशिष्ट है, सामान्य नहीं है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का निर्देश है। अब पांचवा क्या हम लेकर के चलेंगे? पांचवा जो है आपका निगमन है, निष्कर्ष है। तो यह निष्कर्ष कैसे हम बनाएंगे कि पर्वत पर आग है, इस फॉर्म में लिखते हैं उसी पर। पर्वत पर आग है। अब पर्वत पर आग है, इसको कहां ले जाएंगे? कहेंगे कि यह निगमन निष्कर्ष वाक्य। ये निष्कर्ष वाक्य में चले। तो अगर निष्कर्ष वाक्य में चले गए तो निगमन वाक्य या निष्कर्ष वाक्य क्या कहलाता है? जरा पढ़िए। प्रतिज्ञा की ठीक है, तो दोनों का अंतर समझ में आ गया। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया लास्ट में ना। किसमें हो गया? सर ये जो आपने 5 ये बताए है ना, इनमें देखिए इनमें क्या होता है कि निगमन जैसे काम करता है पाश्चात्य में, ये वैसे काम नहीं करता, ये उससे भिन्न काम करता है। इसमें सबसे पहले प्रतिज्ञा वाक्य लिखा जाता है,
प्रतिज्ञा वाक्य के बाद हेतु वाक्य लिखा जाता है, हेतु वाक्य के बाद उदाहरण वाक्य लिखा जाता है, उदाहरण के बाद उपनय वाक्य लिखा जाता है, उपनय वाक्य के बाद निगमन वाक्य लिखा जाता है। क्या वाक्य में क्या करते हैं, जिस वस्तु की सिद्धि की जानी है, जहां पर की जानी है, उसका जिक्र करते हैं कि पर्वत पर आग है। फिर आता है हेतु, क्यों पर्वत पर तुम आग मान रहे हो, तो कहे क्योंकि पर्वत पर धुआं है। अब धुआं हेतु है, हेतु का मतलब वह बिचौलिया है जिसके जरिए अंदाजा लगना है। अंदाजा शब्द खैर गलत होता है, पर वह जिसके जरिए जानना है। तो पर्वत पर धुआं है। अब इसमें देखिए आग का नहीं है। फिर तीसरा कहते हैं कि अच्छा पर्वत पर धुआं से तुम क्या समझ लिए, तो कहे कि जहां जहां पर हमने धुआं देखा है वहां वहां पर हमने आग देखा है। अरे क्या बोल रहे हो, अरे जैसे रसोई घर में यार, रसोई घर में धुआं उठते देखते हो ना, रसोई घर में आग होती है तभी तो धुआं उठता है, बीड़ी जलाते हुए देखे हो। कहे कि अब उदाहरण दे रहे हो, तो कह रहे अच्छा अच्छा, कहे तब, तो कहे कि अब जो है वह कारण बता रहा है। तीसरे वाक्य के बाद क्या है, चौथे वाक्य में उपनय में कारण बताते हैं। कहते हैं कि वास्तव में धुएं और आग के बीच में नियत साहचर्य है। चौथा उपनय आया, तब कहते हैं पचमा, इसलिए पहले जब हमने कहा था कि पर्वत पर आग है तो हमने इसीलिए कहा था क्योंकि पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर आग है, सिद्ध हो गई। पहले वाक्य को ही पांचवें वाक्य में सिद्ध कर दिया। अच्छा जरा देखिए कि क्या पहला और पांचवा वाक्य एक ही है लगभग। देखिए बताइए, क्या पहला और पांचवा वाक्य एक ही है। पर्वत पर धुआं है। पर्वत पर धुआं, पहले में पर्वत पर धुआं लिखा था मैंने। हाँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया, सर आग मैंने ये मैंने क्या कर दिया, मैंने देखिए पर्वत पर आग है भाई लिखा है, धुआं कहाँ लिखा है। ठीक है, पर्वत पर आग है और लास्ट में भी यही वो सिद्ध कर रहे हैं। पहला और पांचवा एक ही जैसा है। प्रीति क्या हो गया, तबीयत ज्यादा खराब हो रही प्रीति। नहीं सर। और दूसरा और चौथा एक जैसा है। सर अनिका, संदीप, अनिका नहीं समझ में आया। सर आ रहा है। दूसरा और चौथा एक जैसा है, दोनों में पर्वत पर धुआं की बात की गई है। तो अगर पहला और पांचवा एक जैसा है, दूसरा और चौथा एक जैसा है, तो मूल रूप से इसमें भी कितने न्याय वाक्य बने। तो 3 बने 3, यानी कि यह लगभग लगभग अरस्तु के न्याय वाक्य जैसा ही। तो अब जरा हेडिंग बनाइए। कि अरस्तु के तर्कशास्त्र और न्याय के तर्कशास्त्र में समन्वय। हेडिंग क्या बनाएंगे हम,
अरस्तु के न्यायशास्त्र और न्याय तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र और न्यायशास्त्र एक ही बात बेटा। न्याय का मतलब तर्क ही होता है, बताया ना शुरू में मैंने तुम लोगों को। चलो ऐसे लिख लो। समन्वय देखिए, परार्थानुमान में यदि गौर से देखा जाए तो गौर से देखा जाए तो प्रथम और पंचम वाक्य और द्वितीय और चतुर्थ न्याय वाक्य समान है। अतः हम पंच वाक्यों में से प्रथम दो और अंतिम दो हटा सकते हैं। प्रथम दो और अंतिम दो हटा सकते हैं। इस प्रकार न्याय शास्त्र में भी मूलतः तीन वाक्य ही होते हैं। समझ में आया कि मैंने क्या किया? तो कौन कौन से होंगे? पहला सभी हुआ वाले कहें आ गई। दूसरा यह पर्वत भी हुआ वाला है, इसलिए पर्वत पर ये यह पर्वत आग वाला है या इस पर्वत पर
ये इस पर्वत पर आ गए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये भी मेजर प्रीमाइस हो गई, ये क्या हो गया, यह माइनर प्रीमाइस हो गई, और यह कंक्लूजन हो गया। ठीक है, और यह मेजर टर्म हो जाएगा, यह माइनर टर्म हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें लिखने की शैली ऐसी है कि अगर आप तर्कशास्त्र पढ़ेंगे तो यह उलट जाएगा। एग्जैक्टली इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यह उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिसमें कि हम लोगों ने पहले देखा है। क्लियर है यहां तक अनिका? अब इसी तरह से हम यहां पर फिर से जो है अगर हम कह सकते हैं कि अरस्तु के इसी प्रकार अरस्तु के 3 न्याय वाक्यों को भी पंच न्याय वाक्यों में लाया जा सकता है। अच्छा, अरस्तु ने जो एग्जाम्पल लिया था वो दुल्हन और दहेज का नहीं लिया था। अरस्तु ने खुद जिसका उदाहरण लिया है वह उदाहरण किसका है, वह है कि प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। इनके दादा गुरु थे ये। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सोक्रात थे। ये उन्हीं के बारे में है। प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। सोक्रात एक मनुष्य है। इसलिए सोक्रात मरणशील। ये क्या हो गया, मेजर टर्म। ये क्या हो गया, माइनर टर्म। आप चाहे तो सुकरात को पहले लिख दीजिए और प्रत्येक मनुष्य को नीचे ले आइए, और ये मरणशील क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म। यही है। अब इसको जरा पंचवाक्य में तब्दील करते हैं। पंचवाक्य के रूप में इसी को बदलें तो कैसे लिखेंगे, सुकरात मरणशील है। ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा हो जाएगा। प्रतिज्ञा के बाद दूसरा क्या आता है, हेतु आता है, क्योंकि वह मनुष्य। अब हेतु क्या है, मिडिल टर्म है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको
देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, मिडिल टर्म मरणशील नहीं होगा ना, आप लोग भी बोल नहीं रहे। मिडिल टर्म क्या है? मनुष्य मनुष्य है। सर मैं बोलने वाली थी, मैंने तो मनुष्य अरे मुझे भी बोल दी होती है, कई बार गड़बड़ हो जाता है ना। मुझे वो लाइन दिखी ही नहीं थी, तो इससे मैंने खुद से मिडिल टर्म यही हेतु है। तो यहाँ पर भी हेतु में क्या, वही मेरा सेट नहीं बैठा तो मैंने कहा कहाँ गड़बड़ हुई। रटा हुआ नहीं है ना, ये तो हर बार जो है सेट बैठ जाता है, क्योंकि वह मनुष्य है, ये हेतु है। अब तीसरा क्या हमको लेना है, उदाहरण लेना है। जो मनुष्य है वह मरणशील है। नियत रूप से कैसे? आशीष से। तुम मर गए कि नहीं मर गए सब? हर क्षण आशीष सब भी मर गए, हर क्षण आया जन्म हो गया। एग्जाम्पल समझने हम मार दे, दिक्कत दूर। सुकरात ये क्या हो जाएगा? हमको लिखना होगा ना, तो प्रतिज्ञा है, हेतु है। जैसे गांधी, वस्तु आदि। या कौन सा हो गया? उदाहरण हो गया। चौथे उपनय है, उपनय में क्या लिखेंगे? सुकरात मनुष्य है। जो नियत रूप से मरणशील। जो नियत रूप से नहीं। पांचवा, अतः सुकरात मरणशील। ये क्या हो गया? निगमन वाक्य। तो हमने जो देखा कि जो अंतर 3 वाक्य और 5 वाक्य का था, उन्हें सेट किया जा सकता, और केवल दृष्टिकोण का भ्रम। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग फिर से फेयर कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। थोड़ा कठिन है, तो कल हम लोग जो है अनुमान पर और आगे चर्चा करेंगे।